साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि डीबीटी बेट जेआरएफ का रिजल्ट आपका आ चुका है और यहाँ पे जो पहली क्वेरीज बच्चों के रिगार्डिंग थी कि किस तरीके से हम अपना अवार्ड लेटर प्राप्त कर सकते हैं या क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से हमें आगे अप्रोच करना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो होगा और बहुत ही डिटेल में हम एक एक पहलू को समझेंगे और कुछ आपके लिए भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं उन सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही लास्ट तक धैर्य तक देखिएगा, पूरा एकदम डीबीटी के रिगार्डिंग आपको पूरा एकदम से ज्ञान मिलकर भेजूंगा कि सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगे। तो जैसा कि आपने डीबीटी के रिगार्डिंग जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आप दो चीजों से फैमिलियर रहे होंगे, जो कि आपका आरसीबी जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है। तो एचआरडी पीएमओ में आप जाएंगे तो यहाँ पे डीबीटी जीआरएफ प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन आरसीबी की वेबसाइट पे मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको डिसबर्समेंट लिस्ट मिलेगा। इसका मतलब होता है कि जब अपनी फेलोशिप आप एक्टिवेट करा लेंगे तो कैसे इन्होंने आपके पैसे को भेजा नहीं भेजा, उन चीजों को कैसे आप ट्रैक करेंगे, उसके लिए जब लिस्ट आती है तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। तो डिसबर्समेंट लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका ओपन होगा। तो आप पर्टिकुलर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हाँ भाई, इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने आपके पैसे आपके अकाउंट पे क्रेडिट किए, आपके क्या बोलते हैं जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपके पैसे आए कि नहीं आए। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि कोई प्रोग्राम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बाकी आपको जो मेल आया होगा अवार्ड लेटर के लिए उस पर भी मेंशन होगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एचआरडी पीएमओ में आप जाएंगे तो ये इनके टीम है, ठीक है। ये इतने लोग काम करते हैं, इसी में से किसी एक का मेल आपके पास आया होगा, शायद अक्षय भारद्वाज का ही मेल आप लोगों के पास आया होगा। तो पर्टिकुलर उनके नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी वेबसाइट जो आपकी यहाँ पे डिजाइन हुई थी, तो यहाँ पे भी अभी हालांकि शायद एक ही दिन हुआ है, आप लोग काफी ज्यादा जल्दी में थे तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, बट इसके रिगार्डिंग भी आपका डिटेल प्रोसेस कैसे अवार्ड लेटर आएगा उसके लिए भी यहाँ पे एक पूरी नोटिफिकेशन आपके लिए आ जाएगी। बाकी जो एक और वेबसाइट है वो आपका डीबीटी इंडिया, जो कि आपका मेन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे, गूगल पे सिंपली आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डालना है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट एंड लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये यहाँ पर भी अपलोड हो गया है। तो समझ रहे हैं ना। तो आप चूंकि आप डीबीटी से जुड़ने वाले हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी बातें पता होना चाहिए जिस संस्था के साथ आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डीबीटी जीआरएफ का कॉलम मिलेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा जो इस तरीके से आपका ओपन होगा। अब सारा खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया गया है जिसमें आपकी फेलोशिप कैसे एक्टिवेट होगी, किस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी। तो यहाँ पे जैसे बेट है, आपने बेट पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से आपका होम पेज आ जाएगा। इन्होंने बताया है बेट 2023 के बारे में, यहाँ पे रिजल्ट अपलोड हो गया है 2022 के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एक डीबीटी जीआरएफ पोर्टल डिजाइन है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, किस तरीके से अपने फेलोशिप या अवार्ड लेटर को प्राप्त करेंगे, उन सारी चीजों को आपको यहाँ से करना होगा। डिसबर्समेंट चेक करने के लिए इस पर जाना होगा। गाइडलाइंस अभी अपलोड कर रहे हैं तो कमिंग सून दिखाएगा। फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ेगा। जैसे आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या दिखाना होगा, आपको एक्सपेंडिचुअल दिखाना होगा। फिर जब आप जीआरएफ से एसआरएफ होंगे तो आपको 3 मेंबर असेसमेंट रिपोर्ट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक 4 to 5th ईयर के लिए भी आपको दिखाना होगा। समझ रहे हैं। तो ये सारे आपके फॉर्मेट्स दिए गए हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नेफ्ट मैंडेट फॉर्म होगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे, सपोज दैट ये आपका इन्फॉर्मेशन होगा कि आपने कहा, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे नहीं भेजते हैं, ये आपके जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे वहां पे फेलोशिप आएगा। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करके और अपने एक्टिव कराने के लिए आपको डीबीटी को भेजना होगा। समझ रहे हैं। तो जो भी आपको फॉर्म्स चाहिए होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। गाइडलाइंस मैंने बता दिया। यहाँ पर आपका एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, हालांकि यहाँ पे पुराना है तो मैं आपको बेट 2020 में तो ये आपको मैनुअली आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते थे, तब ये आपको एवाल लेटर देते थे। बट 2021 से इन्होंने सारा काम जो है वो आपके किस पे कर दिया है, पोर्टल पे कर दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है एक्टिवेशन ऑफ द फेलोशिप, इशुएंस ऑफ द एवाल लेटर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। किस तरीके से आपको कैलेंडर दिया गया है, कैसे कैसे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कब आपको सबमिट करने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हम इन सब चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आके दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने फेलोशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। यहाँ पे बताया गया है आपका
सबसे पहले तो हम अवार्ड लेटर की बात करते हैं कि कैसे हमको अवार्ड लेटर प्राप्त करना है। ठीक है, तो अवार्ड लेटर इशू करने के लिए जो स्टेप है, सबसे पहले आपको बेट एग्जाम में बैठना होगा, जो आप बैठ चुके। दूसरा स्टेप है आपको क्वालिफाई करना होगा, आपने क्वालिफाई कर लिया। अब चाहे आप कैटेगरी फर्स्ट में आते हो या आप कैटेगरी सेकंड में आते हैं, दोनों को अवार्ड लेटर मिलेगा। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं या आप कैटेगरी सेकंड में आते हैं, दोनों लोगों को अवार्ड लेटर दिया जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा डीबीटी जेआरएफ बेट पोर्टल पर, जो हमने आपको दिखा दिया। वहां से आपको इशू हो जाएगा अवार्ड लेटर। फिर आपको सॉरी, इशू नहीं होगा, फोर्थ स्टेप है सबमिशन होगा। आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और फाइनली आपको इशू कर दिया जाएगा आपका अवार्ड लेटर। तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन एलिजिबल होगा अवार्ड लेटर के लिए, तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट अवार्ड लेटर के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कैसा होगा, आपको जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को डीबीटी जेआरएफ पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपका सही पाया जाएगा तो आपके अवार्ड लेटर आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब अवार्ड लेटर प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो आपके पास बेट का एडमिट कार्ड होगा, आपने डाउनलोड किया होगा, उसको कर दीजिएगा। स्कोर कार्ड आपको देना होगा, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना होगा, मतलब आपका एमएससी का डिग्री चलेगा। हालांकि बहुत रेयर कंडीशन में ही आपसे फाइनल मार्कशीट पर ये आपके एक्सेप्ट करेंगे, बट फिर भी कोशिश करिएगा कि जब आप सारा इनसे अवार्ड लेटर ले रहे हैं तो एक तरीके से, मतलब अगर आप, पहली बात तो जो बच्चे का एमएससी कंप्लीट है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी आपके मास्टर्स के थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आप 2-4 महीने वेट कर लीजिएगा, या तो फिर इनको मेल करके पूछ लीजिएगा, तो ये आपको बता देंगे कि क्या ये फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट पे आपको अवार्ड लेटर देंगे या नहीं देंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पे तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको ये चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी होगी, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा, बाकी आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या चलेगा, आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी। और इसके अलावा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद डू आई हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देना है, जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। सारा काम आपका डीबीटी जेआरएफ पोर्टल से होगा, तो कोई भी चीज आपको सबमिट नहीं करना है। क्या आप अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपना पोर्टल डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ये सुविधाएं आईसीएमआर और क्या कहते हैं सीएसआईआर वगैरह ने भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया है, बट इनका बहुत ही फाइन है। ठीक है, तो आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द बेट स्कोर। तो दो बातों को बहुत आराम से समझिएगा। जो आपका बेट स्कोर आपको मिला है ये वैलिड है फॉर ए ईयर फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द अवार्ड लेटर। ये आपका वैलिड है, आपको अवार्ड लेटर 1 साल के भीतर में प्राप्त कर लेना है। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाना चाहूं कि आपका जो बेट स्कोर है ये कब तक वैलिड है, तो समझ लीजिए कि जो बेट स्कोर की वैलिडिटी है, आपका 21 जून को रिजल्ट आया है, 2023 चल रहा है, तो आपको 21 जून 2024 से पहले अपना अवार्ड लेटर प्राप्त कर लेना है। अन्यथा क्या होगा कि आपका, चाहे आप लाख क्वालिफाई किए हो, अगर आप 1 साल के अंदर में आप अपना अवार्ड लेटर नहीं लेते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ विल आई रिसीव द अवार्ड लेटर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि विद इन 1 ईयर आपको चाहिए होगा डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अब कैसे आप रिसीव करते हैं अवार्ड लेटर को, तो अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपका जो अवार्ड लेटर होगा वो आपका एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी जो होगा वो आपके होम एड्रेस पे, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस एड्रेस पे क्या किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा। वैलिडिटी क्या होगी हमारे अवार्ड लेटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलिडिटी जो है आपको 2 साल का देता है। ठीक है, सॉरी डीबीटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैंने समझाया भी था, एक बार और समझ लीजिए कि वैलिडिटी का मतलब ये है कि जिस डेट से, मान लीजिए कि आपने सपोज दैट आपने अवार्ड लेटर, आपने सपोज दैट कल आपने अगर डीबीटी को अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया, और मान लेता हूं कि उसने 1 अगस्त 2023 को आपको अवार्ड लेटर इशू कर दिया, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो कितना होगा, 2 साल जोड़ लो, 1 अगस्त 2025 तक आपकी अवार्ड लेटर है। ठीक है, यानी कि ये 2 साल के भीतर में, इस 2 इयर्स के भीतर में आपको कहीं पर पीएचडी में इनरोल हो जाना है, और ये 2 साल बहुत सफिशियंट होता है। इसमें अगर आप वाकई में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको जगह मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो ये आपकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि इसकी 2 साल की होती है। आईसीएमआर की अगर मैं बात करूं तो पहले 1 साल की वैलिडिटी होती थी, अब ये 1.5 साल की देने लगे हैं।
CSIR UGC में भी जो है वो आपकी वैलिडिटी 2 इयर्स की होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप एवाल लेटर के लिए मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा हट के आपको बताऊंगा बात को, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी क्वालिफाई किया है, तो जैसे कि अगर आपको पता भी होगा कि ACSIR जो कि मोस्टली CSIR के लैब को डील करता है, या आपके ICMR की लैब्स भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब अगस्त सेशन के लिए खत्म हो चुका है। ठीक है, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरव्यू हो चुका है। जो ये लिंक एक्टिव है ये आपका जनवरी 2000 किसके लिए है, 2024 के लिए है। और जितने भी आपकी बड़ी इंस्टीट्यूट थी, चाहे वो CCMB हो, ठीक है, CDFD है, ठीक है, या मैं NII की बात करता हूं, या आपका ब्रेन रिसर्च NBRC की अगर मैं बात कर लूं, NBRC जो है, या बहुत सारे आपके IITs हैं, या आपके बहुत सारे ISCs हैं, ठीक है, तो आइसर हैं। तो मोस्टली सबके फॉर्म जा चुके हैं बेटा। तो मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपका एवाल लेटर हालांकि 2 साल बहुत सफिशियंट होता है, बट कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। हो सकता है कि आप जिस साइंटिस्ट को चाहते हो, या आप जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चाहते हो, उस समय उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के पास वैकेंसी ना हो, या हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट में उस साल आपका बाय डिफॉल्ट आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। क्योंकि अब तो आपकी असली लड़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो बहुत खतरनाक लड़ाई होती है इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मौज करने लगो कि अब मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो अभी इंटरव्यू के लिए भी आपको पढ़ाई करनी है, 2 4 5 दिन हफ्ते दिन मौज कर लीजिए, उसके बाद वापस से इंटरव्यू के रिगार्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 साल की वैलिडिटी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ACSIR का फॉर्म भी भरना है तो आप सितंबर तक भर सकते हैं, शायद सितंबर या अक्टूबर जो होगी वो उसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो एवार्ड लेटर आपको तब लगाना होगा, तो आप अभी तुरंत मत भेजिएगा। ठीक है, आराम से इसको आप अगस्त सितंबर में भेजिएगा। ठीक है, अगस्त सितंबर में अपना अप्लाई करिएगा। उससे ये फायदा होगा, मान लो कि तुम्हारा अवार्ड लेटर जो है RCB ने अक्टूबर में रिलीज किया, तो क्या होगा कि 3 महीने का तुमको फायदा हो गया ना। इस 3 महीने में तुम क्या ही कर रहे हो, कहीं पर तुम फॉर्म तो भरोगे नहीं। तो उससे अच्छा है कि तुम अपने 3 महीने की वैलिडिटी को क्यों खराब करोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम जब अक्टूबर में, मान लो तुमने सितंबर के एंड में भेजा, तो तुमको अक्टूबर में मान लो उसने दे दिया अवार्ड लेटर, तो वो अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट अक्टूबर तक काउंट होगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से चालाकी के साथ काम कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इस सेशन में ज्वाइन नहीं करूंगा, या कुछ भी अगर आपको ऐसा फील आता है, आपके कोई भी अपने पर्सनल चॉइस है, तो फिर आप अप्लाई भी मत करिएगा। जितना लेट अप्लाई करेंगे, आप ये नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके अप्लाई करिए, थोड़ा रुक कर फिर आप जनवरी फरवरी में अप्लाई करिएगा, ताकि आपकी अवार्ड की वैलिडिटी जो रहे वो ज्यादा रहे। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, 2 साल की वैलिडिटी है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इशुएंस ऑफ द अवार्ड लेटर। तो जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो ये 10 से 12 वर्किंग डेज के भीतर में आपका अवार्ड लेटर आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, अगर सारी चीजें सही पाई जाएंगी। इसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम एट वेरियस यूनिवर्सिटी मस्ट इंश्योर दैट दे सबमिट द एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ अवार्ड लेटर वेल इन एडवांस। तो कुल मिला के आप जहां पर भी अप्लाई करेंगे, तो ये मतलब आपको अवार्ड लेटर के साथ ही आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद व्हाट डिटेल्स विल बी मेंशन इन द DBT JRF अवार्ड लेटर में क्या क्या मेंशन होगा, डिस्क्राइब द टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कितने पैसे आपको मिलेंगे, जो कि आपको पता है कि आज ही फेलोशिप हाइक हुई है तो आपको 37,000 प्लस HRA मिलेगा। वैलिडिटी होगा, इट कैन बी यूज्ड व्हेन अप्लाइंग ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम, या किसी भी भारत के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, IIT से लेकर ISC, CDRI, CSIR, ICMR, DBT, कहीं की इंस्टीट्यूट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द अवार्ड फॉर DBT JRF कैटेगरी फर्स्ट के लिए क्या है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको फेलोशिप मिलेगी। इनवॉल्वमेंट अंडर द फेलोशिप ग्रांट इंक्लूड जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि आपको जो भी आपके रिसर्च के लिए जो भी आपके कुछ एनुअली आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, कि आप उसका बुक्स है, रिएजेंट है, अपने कोई भी मतलब उसका अपना तरह तरह की गाइडलाइंस होती है। तो जब आप समय पर आएंगे तो आप सीख जाएंगे कि उस पैसे को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसका भी लॉजिक नहीं है। हालांकि ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा कंटीजेंसी जो होता है वो आपका DBT देता है। ठीक है, ICMR जो होता है वो आपका 1 साल में 20,000 रुपए आपको कंटीजेंसी देता है, लेकिन जो आपका DBT होता है, DBT JRF जो है, ये आपको 30,000 रुपए कंटीजेंसी देता है। समझ रहे हैं। और UGC में शायद ये 10,000 रुपए है ही कंटीजेंसी है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है, मतलब अच्छी फेलोशिप मैं कहता हूँ DBT को। तो ये आपकी कहानी हो गई। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, एक्टिवेशन कैसे कराओगे। यहां तक तो आपने अवार्ड ले लिया। एक्टिवेशन करने के लिए क्या करना है, तो आपको जो भी कैटेगरी फर्स्ट के स्टूडेंट होंगे उनको एक्टिव करना होगा अपने फेलोशिप को किसी भी PhD में एनरोल होने के लिए।
कैन आई यूज द डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप टू ज्वाइन एज जेआरएफ? ए कैंडिडेट बेयरिंग कैटेगरी फर्स्ट अवार्ड कैन नॉट अप्लाई डीबीटी फेलोशिप टू ज्वाइन एज ए जेआरएफ फेलो। मतलब कह लो अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होना होगा, इनका कहने का मतलब केवल इतना है। व्हेन शुड आई इनिशिएट द एक्टिवेशन प्रोसेस? तो जब भी एवार्डी, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सक्सेसफुली एडमिशन पा जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डीबीटी की पोर्टल पर जाके उनपे जो भी प्रोसेस आपको दिया गया है उसको आपको वहां पे डालना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आपको अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करानी है? आपको अपना बेट का अवार्ड लेटर चाहिए होगा, पीएचडी का इनरोलमेंट नंबर आपको चाहिए होगा। जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो विद इन 2-3 मंथ्स आपको आपका अवार्ड इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, वो डालना होगा। फर्स्ट पेज आपका बैंक की पासबुक डालनी होगी, जिसमें आपका फुल अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होगा। हालांकि ये अकाउंट नंबर जो होगा ये आपका खुद का नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूट का अकाउंट नंबर होगा, क्योंकि डायरेक्टर के अकाउंट में पैसे आएंगे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा या इंस्टीट्यूट होगा, फिर उसके बाद आपको ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर नेफ्ट के माध्यम से आपका पैसे ट्रांसफर होंगे। एक मैंडेट फॉर्म दिया गया है जो मैंने आपको भी दिखाया था, जिसमें सारी डिटेल्स होगी। और हॉस्टल अलॉटमेंट या एचआरए डिक्लेरेशन होगा कि क्या आप हॉस्टल को अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल को अवेल कर रहे हैं तो 18%, मतलब वो तरह तरह के सिटी पे वैरी करता है। जैसे सपोज दैट, जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूं, तो लखनऊ का जो यहाँ पे एचआरए है ये आपका 18% है। और शायद अगर आप दिल्ली वगैरह के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे 24% एचआरए है। तो जितनी भी आपकी फेलोशिप है उसका 18% कैलकुलेट करके अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको दिया जाएगा, नहीं होगा तो वो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे देख लेती है, आपको केवल और केवल फेलोशिप का पैसा दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एक्टिवेशन करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक्टिवेशन कराना होगा। इसके बाद व्हाट विल बी द स्टार्ट डेट ऑफ डीबीटी फेलोशिप का कैसे स्टार्ट डेट होगा? तो जब भी क्या होगा, द स्टार्ट डेट ऑफ द फेलोशिप विल बी द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, जो कि आप पीएचडी प्रोग्राम में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो डेट जो होगा वही आपका माना जाएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप क्या होगा, ये आपको 5 साल तक के लिए मिलेगा। एंड डेट क्या होगा, ये 5 साल तक के लिए होगा। अगर आप उसके पहले भी अगर अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट कर लेते हैं तो वहीं पर खत्म हो जाएगा, जो संभवतः इतना मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद इनरोल आपका कितने पैसे आपको मिलेंगे, तो ये आपका गाइडलाइंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पहले के टाइम पर ये 31,000 रुपए था, लेकिन आज की ही डेट में आपका गाइडलाइंस जो है वो आपका चेंज हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 37,000 हो जाएगा। जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे तब ये आपको 42,000 रुपए मिलेगा। इसके बाद क्या आपकी फेलोशिप आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में आएगी? बिल्कुल नहीं, ये आपके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आएगी। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपका कंपनी जो, सॉरी कंपनी नहीं कहूंगा, मतलब आपकी इंस्टीट्यूट जो होगी वो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर देगी। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है। इसके बाद एक आपका और दिया है, कैलेंडर दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग फॉर्म्स आपको देना होगा। टाइमलाइन कब होगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द फेलोशिप के लिए, ये आपका कैसे अपलोड होगा, तो ये आपका पोर्टल पे होगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अपलोडेड बाय द फेलो ऑन द पोर्टल, जो कि आपका गाइड, आपका सुपरवाइजर उसको रिव्यू करेगा और फाइनल सबमिट वही करेगा। ठीक है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, ये आपको विद इन 2 ईयर आपको देना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर आपको 2-3 महीने में आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और कहीं कहीं पर आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर आपको टाइम लगता है तो उसमें आपको विद इन 2 ईयर्स जो है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देनी होगी, जो आपको एवरी ईयर आपको सबमिट करनी है, जो कि आप अपलोड करोगे। ठीक है, आपका गाइड उसको चेक करेगा और उसको फाइनली क्या करेगा, पोर्टल पे अपलोड कर देगा। ठीक है, इसके बाद जब आप जेआरएफ से एसआरएफ के लिए जाओगे तो 3 मेंबर कमिटी वाला आपके अपग्रेडेशन के लिए होगा, वो हर इंस्टीट्यूट अच्छे से फॉलो करती है। तो आफ्टर 2 इयर्स आपका एसआरएफ अपग्रेडेशन होगा और आप सक्सेसफुली इसमें फिट होते हैं, आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ नहीं होता है, आपके अपने काम को दिखाना होता है कि आपने 2 साल में क्या किया है। बाहर से पैनल आते हैं, वो आपके काम को जज करेंगे, उसके बाद आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, तो आपकी फेलोशिप इंक्रीज हो जाएगी और आप एसआरएफ में कंसीडर हो जाएंगे। इसके बाद 3 मेंबर असेसमेंट रिपोर्ट आपको चौथे से 5वें साल में भी देना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब थोड़ा थोड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब सॉरी पर्सन टू पर्सन नहीं मैं कहूंगा, ये आपको एजेंसी टू एजेंसी वेरी करता है। जैसे कि अगर आप सीएसआईआर में अगर आप सीएसआईआर के स्कॉलर हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको हर साल अपग्रेडेशन देना होता है। ठीक है, मतलब आपका एसआरएफ के बाद 3rd to 4th ईयर भी होगा, 4th to 5th ईयर भी होगा। ठीक है, डीबीटी में क्या है कि आपका 3rd to 4th नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है एक बार मैं वापस से देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपका 4th to 5th ईयर अपग्रेडेशन है।
ठीक है, तो डीबीटी क्या कहता है कि मुझे थर्ड टू फोर्थ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चौथे से पांचवें साल का अपग्रेडेशन चाहिए। मतलब आपको अपने काम को 3 पैनल को प्रेजेंट करना होगा, जो भी आपके कमेटी में होंगे, आपके इंस्टीट्यूट आपके अलॉट करेगी। और हालांकि ये गाइडलाइन इंस्टीट्यूट को पता होता है, तो वो इन चीजों को समय समय पर ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, सीडीएफडी है, सीसीएमबी है, सीडीआरआई है, आईटीआर है, या कोई एसीएसआईआर की इंस्टीट्यूट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो आपको 4 टू 5th ईयर का भी आपको अपग्रेडेशन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और आईसीएमआर में क्या होता है, ये अच्छा चीज होता है, जो बच्चे आईसीएमआर फेलो होते हैं, इनके में क्या होता है कि आपका केवल जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं देना होता, केवल आपको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, तो आईसीएमआर वाले स्टूडेंट्स का ये फायदा होता है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द 2 ईयर एसआरएफ अंडर द फेलोशिप अपलोडेड करेगा, गाइड करेगा। फिर फाइनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या भेजना होगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, और ग्रांट इन एड बिल है। ये आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर में भेजना होगा। मतलब 1 साल का फेलोशिप अगर डीबीटी ने आपको भेज दिया 6 महीने का, तो नेक्स्ट फेलोशिप लेने के लिए आपको दिखाना होगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो पोर्टल पे दिया गया है। आपको लिखना होगा कि भरना होगा कि भैया मुझको इतने पैसे मिले डीबीटी से, मैंने इतने पैसे यूज किए, या इतने पैसे मेरे बच गए। समझ रहे हो? तो उसमें क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल जो आपके इंस्टीट्यूट्स वाले होंगे वो उस पर साइन करेंगे, और आप इसको ले जाके अपलोड कर दोगे वेबसाइट पे। फिर जब आपकी फेलोशिप कंप्लीट हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट आपको भरना होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप फॉर थीसिस सबमिशन। वो जल्दी भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, जो कि आपको अपलोड करना होगा। फेलोशिप डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी आपका होगा, कि अगर आप किसी तरीके से डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो भी होगा। इन केस ऑफ एनी करेक्शन इज रिक्वेस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑन द पोर्टल, रिवाइज डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड एज पर द अबव मेंशन्ड फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपका डॉक्यूमेंट अपडेटेड ऑन द 20/5/2021 की आपकी नोटिफिकेशन है, जो अभी गाइडलाइंस ये फॉलो हो रही है। बाकी कोई नई गाइडलाइंस आएगी, वो इसी वेबसाइट पर आपका क्या होगा, अपलोड किया जाएगा। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आपको अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करानी है, तो अब मैं उसको बता देता हूं। यहां पर क्या करना है, आपको यूजर मैनुअल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई छोटे बच्चे नहीं है, अभी क्वालिफाई किए हो, बहुत टाइम है आपके पास। फॉर फेलो वाले में जाना, कैसे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, सारी चीजें दी गई है। कोई बहुत आज के टाइम पर इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पोर्टल है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने पर जाओगे, यहाँ आपसे पूछेगा कि आप अवार्ड लेटर इशू करना चाहते हो कि फेलोशिप एक्टिवेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अवार्ड लेटर इशू चाहिए। फिर अवार्ड लेटर पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक आ गया कि बेट का कौन सा ईयर का चाहिए। तो सपोज दैट 2023 का चाहिए। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, अपना फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर लिखोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी फॉर्म को भरते हो उस तरीके से करके ये सबमिट हो जाएगा। आपको एक ओटीपी और लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और जब इसको, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का हो गया। जब आपको फेलोशिप एक्टिवेशन करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, और किस फाइनेंशियल ईयर में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मान लो कि आप 2023-24 में ज्वाइन कर रहे हैं, कि 25 में ज्वाइन कर रहे हैं। फिर आपको अपना अवार्ड लेटर नंबर देना होगा, अवार्ड लेटर डेट लिखना होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड से आपको क्या करना है, अगर आपको फर्दर यहाँ पे आपको साइन इन करना है, तो आपको केवल लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड आप खुद जनरेट करोगे, या आपके पास ओटीपी आएगा, जो भी करना होगा उसके माध्यम से आप लॉगिन करोगे। फिर आप इस पोर्टल के अंदर जाओगे, और जैसी जैसे चीजें कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाओगे। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ पे फॉरगॉट का ऑप्शन दिया रहेगा, आप अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें कवर कर दी हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट्स रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, और बाकी जो भी होगा वो आप लक्ष्य जेआरएफ चैनल पर भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी आप कल परसों तक होल्ड होल्ड करिएगा। आपको डीबीटी जेआरएफ का जो आपका ये वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, कि अगर कुछ और भी इनकी जो भी गाइडलाइंस होंगी या अपडेटेड गाइडलाइंस होंगी, वो पर्टिकुलर यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको क्या करना है, आपको फोन कर लेना है, आपको इस पर्टिकुलर पर मेल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कवर कर दिया है। बाकी ये होम पेज है। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।
वेरी मच।